देखो, तो सुनो, अपन किस चैप्टर के, मतलब अब एनआई, पहले राजस्थान जो था अपना राजस्थान स्टेट, उसके अंदर एनआई का चैप्टर 17 आता है। अभी भी मोस्टली एनआई का चैप्टर 17 ही पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, जहाँ पे कम ऑफेंसेस की बात की गई है, किस कोर्ट में लगता है, वो एनआई चैप्टर 17 में ही है। ठीक है, कुछ कुल मिलाकर डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 17 ही। ठीक है, अभी आपको ऐसे लगे कि एनआई चैप्टर 17 ही क्यों पढ़ा रहे हो, आप पूरा पढ़ा दो, क्योंकि मेरा ये आप लोगों से डिस्कशन हुआ था कि एनआई चैप्टर 17 पढ़ाऊंगी, इसलिए चैप्टर्स अब आया है ना, ये तो पूरा एनआई तो। ठीक है, लेकिन आज भी आप ध्यान रखो कि 90% क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनेंगे। 10% आड़े, मतलब जो नया पूरा एनआई है उससे बन सकते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन इसी चैप्टर से बने। क्या होता है जैसे समझ, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ ना, वैसे वैसे सुनते जाओगे तो आपको समझ में आए। सुनना कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम पारुल है। मैंने रितिका को एक चेक दिया। मैं एक अकाउंट मेंटेन करती हूँ, मान लीजिए एसबीबीजे में, एसबीआई में, एसबीबीजे तो है ही नहीं, एसबीआई में मैं अकाउंट मेंटेन करती हूँ। तो मैंने रितिका के नाम पर चेक लिखा है। अब ये एसबीआई क्या कर देता है, इस जो चेक है इसको डिसओनर कर देता है। क्यों डिसओनर कर देता है? दो चीजें, ध्यान से सुनना। दो चीजें, एक तो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। दूसरा, दूसरा क्या है कि मेरे अकाउंट में पैसा तो है, लेकिन मैंने इससे एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई चाहे इवन तो मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हो, अपन कर देते ना, कि इवन तो मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हो, लेकिन तू किसी को भी क्या नहीं देगा, 1 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं देगा। दोनों बात समझ गए कि एक बार हैंड रेस करो। यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ पैसा है, पैसा है, लेकिन यहाँ मैंने इसके साथ में अग्रीमेंट कर रखा है, इसके साथ में, बैंक के साथ में अग्रीमेंट कर रखा है कि तुम कितना ही पैसा हो, इस अमाउंट से ज्यादा, होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इस अमाउंट से ज्यादा आप क्या नहीं करोगे, किसी को पे नहीं करो। अब क्या होता है, चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, चेक डिसऑनर हो गया, तो इसके पास में क्या क्या रेमेडी है, ये अपन पूरा सेक्शन 138, ये पूरा जो चीजें मैंने आपको बोली ये सेक्शन 138 में लिखी, बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब बहुत सेंटेंस घुमा फिरा के लिखी हुई है। आ जाइए पढ़ते हैं। तो ये चेक डिसऑनर हो गया, फिर ऑफेंस हो जाता है, फिर यहाँ पे बात होती है कि कितने टाइम में ये एप्लीकेशन लगाएगी रितिका एंड ऑल। तो अपन धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज पढ़ते जाएंगे, अभी जस्ट समझो। आइए क्या, देखो, वेयर अ चेक, कौन है, पारुल चेक ड्रॉन कर रही। पूरा सेंटेंस आपको इसके तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से अपन लिख लेंगे अपन को, कि वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन, वेयर एनी चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन, कौन है यहाँ पे, पारुल। ठीक है, बाय ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम, ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर, चेक लिख रहे हो किस पे, बैंकर पे चेक लिख रहे हो, क्योंकि आप बैंक में अकाउंट मेंटेन करते हो, फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप किसी, ये चेक क्यों लिख रहे हो, कि हमें किसी को पेमेंट पे करना है, जो दूसरा व्यक्ति है, टू अनदर पर्सन। ठीक है, फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। ठीक है, आप किसी डेट और लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चेक लिख रहे हो, लेकिन किस पे लिख रहे हो, आपके बैंक पर लिख रहे हो। किस पे लिख रहे हो, आपके बैंक पे लिख रहे हो। इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, ये जो चेक है ये रिटर्न अनपेड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है अनपेड। दो चीजें, ईदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टेंडिंग टू द क्रेडिट टू द अकाउंट, इस सब देखो क्या होता है, सिंपल सा अपन ये मानते हैं कि नहीं आता आपको कुछ भी, ये डेबिट बैलेंस होता है, बैंक में डेबिट बैलेंस और बैंक में क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो, आपका देखो ये अपनी अपनी, चलो छोड़ो, अपने दिमाग में लगाओ। आपके बैंक में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, कितना कैसा बैलेंस होना चाहिए, आपके बैंक में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। यदि आपके बैंक में डेबिट बैलेंस है, मतलब अब आपको बैंक को देना है, क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब बैंक में आपके नाम से पैसे जमा है। तो ये बोल रहा है कि ये अनपेड क्यों वापस होता जा रहा है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ मनी है आपके क्रेडिट में, क्रेडिट ऑफ द अकाउंट में, वो इनसफिशियंट है उस चेक को ओनर करने के लिए। मैंने कहा ना कि इनसफिशियंट है उस चेक को ओनर करने के लिए, और दोनों चीजें, आधी अधूरी चीजें नहीं पढ़नी, और इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट विद इन द मिड, कि एक तो आपके पास में पैसे नहीं है, दूसरा इवन तो आपके पास में पैसे हैं, लेकिन जो अपन ने अरेंजमेंट किया है ना बाय एग्रीमेंट से, उससे एक्सीड है।
उससे एक्सीड है, तो ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है। मैंने क्या कहा कि when any person draws a check ड्रॉ करता है ऑन द अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद एनी बैंक, ठीक है, विद एनी बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर, ठीक है, टू अनदर, टू अनदर, बस आउट ऑफ दैट इन डिस्चार्ज ऑफ होल और पार्ट एनी डेट और लाइबिलिटी, एनी डेट और लाइबिलिटी, एंड सच चेक इज रिटर्न अनपेड, वो चेक अनपेड रिटर्न हो जाता है ड्यू टू, आप लिख दोगे इतना आ जाओगे। ये सेंटेंस बनाना इतना कठिन नहीं है, सिंपल है, लेकिन दिखने में बहुत घुमा घुमा के लगता है। कि मान लीजिए कि व्हेन अ पर्सन ड्रॉज अ चेक ऑन, ठीक है, ड्रॉज अ चेक ऑन ऑन एन, किस पे कर लिख के दे रहा है, बैंक को लिख के दे रहा है, ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम with the banker, when a person draws a check on an account maintained by him with the bank, with the banker for, पहली लाइन ये लिखी, दूसरा किस पे लिखा है वो लिखा, तीसरा किसके लिए, फॉर द पेमेंट, सिंपल से लिख दो, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी, बस ज्यादा नहीं दिमाग लगना, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी वेदर इन होल और पार्ट, ये भी लिखना जरूरी है। ऐसे थोड़ी है कि जैसे मान लो अपन ने ना उसमें लेते हैं कमर्शियल में, तो अपन पूरा का पूरा अमाउंट थोड़ी पे करते हैं, अपन बोलते हैं 50% अपन आज पे कर देंगे, 50% अपन बाद में पे कर देंगे, तो आपको पेमेंट ऑफ मनी करना है वेदर होल और पार्ट, ये चार लाइन समझ में, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं, चेक गया और चेक बाउंस हो गया और पार्ट, ठीक है, ठीक, फिर क्या लिखा, एंड चेक इज रिटर्न अनपेड, चेक इज रिटर्न अनपेड बाय द बैंकर, चेक वापस हो जाता है बाय द बैंकर अनपेड ड्यू टू सिंपल सा कि आप लिख दो इनसफिशियंट मनी इन अकाउंट, या ऐसे लिख दो स्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट इज इनसफिशियंट टू पे द डेट, इनसफिशियंट मनी इन अकाउंट टू ऑनर द चेक, कि चेक को ऑनर करने के लिए आपके पास में इनसफिशियंट मनी है अकाउंट, और एक्सीड फ्रॉम द अरेंजमेंट मेड बाय द अग्रीमेंट, सिंपल, मेड बाय द अग्रीमेंट, ठीक है, जो अरेंजमेंट किया गया है मेड बाय द अग्रीमेंट कि भाई तू इससे ज्यादा पे नहीं करेगा, तो सच पर्सन इज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, एक बार हैंड रेज कर दो। पूरा मैंने स्टेज बाय स्टेज आपको याद कर दिया, ये सेंटेंस दिखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आपको जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आपको याद करना है कि क्या माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या कमिट किया है, ऑफेंस कमिट किया है, सीधी बात, पेमेंट नहीं किया, तूने ऑफेंस कमिट किया, and shall without prejudice to any other provision of the act be punished with the imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to twice of the check or both। आपका जो पनिशमेंट है वो कितना हो सकता है, आपका जो पनिशमेंट 2 साल, कुछ गलत थोड़ी पढ़ा दूंगा, आपका जो पनिशमेंट है वो 2 साल या 2 साल या एक्सीड ट्वाइस ऑफ द अमाउंट, चेक के अमाउंट का ट्वाइस, ऐसा आपका पनिशमेंट हो सकता है। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से सुन लो, कि मान लीजिए पारुल ने चेक दिया 1 जनवरी 2025 को, किसको, ऋतिका, तो भाई कुछ लॉ ऑफ लिमिटेशन तो लगेगा, ऋतिका जा रही है 10 महीने बाद चेक को प्रेजेंट करने, अब बाउंस होएगा, अब पारुल की गलती है क्या, नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन, ये टर्म्स एंड कंडीशन है फर्स्ट, कि ऋतिका नीड्स टू प्रेजेंट द चेक, कितना टाइम पीरियड, या तो 3 महीना, नहीं सॉरी 6 महीना, एक बार देख लेंगे क्या टाइम पीरियड लिखा है, या तो 3 महीना, या स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो प्रेस्क्राइब कर रखा है लॉ में, अपने भारत देश में 3 महीने, अपने भारत देश में 3 महीना, तो आ जाइए क्या लिखा है कि ऋतिका को चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन डेट शुड बी विद इन 6 months और वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक विच एवर इज अर्ली है, तो हमारे भारत देश में कितना महीना है, हमारे भारत देश में 3 महीना, देखिए प्रोवाइडेड दैट, ये सेक्शन है, ये इसका प्रोवाइडेड दैट है, प्रोवाइडेड दैट में 3 एक्सेप्शन है, 3 चीज एक्सेप्शन है, 3 चीजें, द चेक हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द बैंक
विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट विच इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। भारत देश में 3 महीने की वैलिडिटी है। क्या कहा कि चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको बैंक में 6 months फ्रॉम द ड्रॉइंग ऑफ, जो ड्रॉ करा है आपने चेक उससे, मतलब सामने वाले व्यक्ति ने, या विद इन इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर अपना क्या है, भारत देश का 3 महीने। ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होगा, ड्रॉअर कौन होगा, ध्यान से सुनो, ड्रॉअर, ड्रॉअर जिसने चेक को ड्रॉ किया है। एक होता है पेई। पेई, तो पेई कौन होगा, जिसके नाम से ड्रॉ किया है। इतना कॉमन सेंस अपन को लगाना पड़ेगा। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है पेई, नाम से पे किया जिसके नाम। एक होता है होल्डर ऑफ चेक, कि इवन दो चेक पे नाम लिखा हुआ है पारुल, होल्डर ऑफ चेक नाम लेकर लेकर पहुंच रहा है, मान मान लो निकिता, तो ये होता है होल्डर ऑफ चेक। और एक होता है ड्रॉई बैंक, क्योंकि अपन लिखते किसके नाम पे, ये होता है ड्रॉई बैंक। ड्रॉई बैंक, एक बार हैंड रेज करो, सिंपल सिंपल। ये ड्रॉअर है, ये पेई है, ये होल्डर है जिसने चेक होल्ड कर रखा है, और ये ड्रॉई बैंक है, ये ड्रॉई बैंक। तो मैंने बोला सबसे पहली कंडीशन है द चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ड्रॉइंग और विद इन इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। फिर अब दूसरी बात सुनो, कि जैसे ही तुम्हारे पास में, ध्यान से सुनना, द पेई, द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक, द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखो मैंने दोनों शब्द बोले आपको, पेई मतलब जिसके नाम से लिखा हुआ है, और द होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स ऑफ द चेक, होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स ऑफ द चेक, एज द केस में बी, makes a demand the payment of the said amount of money by giving a notice in writing to the drawer of the check within 30 days of the receipt of information from the bank regarding the check as aforesaid mentioned। अब तो सुनो, इसने लगा दिया टाइम से, ये ऐसे कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं होता, ऑफेंस तो किया है लेकिन कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा वो बता रहा है। इसने लगा दिया टाइम से चेक, इसके पास में नोटिस आ गया, मान लो हम यहाँ पे रख लेते हैं पारुल और प्रियंका, पारुल और प्रियंका रख लेते हैं हम यहाँ पे। पारुल ने प्रियंका को चेक दिया, प्रियंका ने टाइम से लगा दिया। किससे लगा दिया, टाइम से चेक लगा दिया बैंक में। अब रिफंड हो गया, मतलब रिटर्न हो गया। अब प्रियंका की क्या ड्यूटी है, प्रियंका की ड्यूटी है पारुल को देगी नोटिस, पारुल को देगी नोटिस कि भाई इस नोटिस के 30 दिन के अंदर, कि इस नोटिस के 30 दिन के अंदर तू अमाउंट पे कर। एक बार समझो, वापस समझो, उसने बैंक में चेक लगाया, चेक उसने क्या कर दिया, प्रियंका ने, प्रियंका की ड्यूटी है, प्रियंका की नोटिस के 30 दिन के अंदर नहीं, प्रियंका की ड्यूटी है कि प्रियंका क्या करेगी, जैसे ही बैंक से इसके पास में रिसिट आई ना कि तेरा जो चेक है वो क्या हो चुका है, तुम्हारा जो चेक है वो बाउंस हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, इसके 30 दिन के अंदर, इसके 30 दिन के अंदर प्रियंका किसको नोटिस देगी, पारुल को नोटिस देगी कि भाई पेमेंट कर, क्या कर, पेमेंट कर। समझ में आया मैंने क्या बोला, पहले प्रियंका को चाहिए, पहले प्रियंका की जिम्मेदारी है, पहली भी प्रियंका की जिम्मेदारी है, यू नीड टू सबमिट द चेक विद इन दैट फिक्स पीरियड और विद इन द 6 months और 3 जो वैलिडिटी पीरियड है उससे। दूसरी जिम्मेदारी भी प्रियंका की है, इवन तो बेचारी चेक बाउंस हो चुका है तब भी जिम्मेदारी प्रियंका की है, कि जब आपको नोटिस मिल चुका है, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है, उसके 30 दिन के अंदर तुम्हें पारुल को नोटिस देना पड़ेगा कि पारुल दीदी, पारुल मैडम पेमेंट कर दो। अब सुनो, अब तुमने इसको क्या दे दिया, ये एग्जाम में ये नहीं आया था, समझोगे आप सब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ये लिख कर आए थे, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जाम में आया था ये 138 का लिमिटेशन पीरियड पूछा था, ये आया था एग्जाम में, और बहुत सारे बच्चे ये लिख कर आ गए थे, सच बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था। तो सुनो कि अब क्या होगा, पारुल को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही उसके पास में नोटिस आए, समझ लो, जैसे ही उसके पास में नोटिस आए, पारुल को 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार समझो, हैंड रेस कर दो, तीन चीजें बोली मैंने, 3 टाइम पीरियड बोल दिया आपको। 6 महीना किसके लिए, पारुल के लिए, ओ प्रियंका के लिए 6 महीना, 3 महीना, तो 3 महीना है अपने देश में। फिर जैसे इसको इंटीमेशन मिला, जैसे इसको इंटीमेशन मिला कि प्रियंका आपका चेक क्या हो गया है, आपका चेक बाउंस हो चुका है, जैसे इसको स्लिप मिली, जैसे इसको इंफॉर्मेशन मिली कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, इसके इसके 30 दिन के अंदर, इसके
30 दिन के अंदर इसको पारुल को नोटिस देना पड़ेगा। ये दोनों प्रियंका की जिम्मेदारी, अब पारुल की जिम्मेदारी कि जब पारुल है, पारुल को जैसे ही नोटिस मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर, उसके 15 दिन के अंदर प्रियंका को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इवन दो ऑफेंस तो देखो इसने यहाँ कमिट कर दिया था, ऊपर कमिट कर दिया, करा है ना, लेकिन यदि पारुल 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती है तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तब आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, मतलब तब प्रियंका सूट, एक बार सब हैंड रेस कर दो, बेयर एक्ट उठाओ। और सुनो, ये भी सुन लो कि डेट और लाइबिलिटी का मतलब डेट और लाइबिलिटी का मतलब ये नहीं सट्टे का पैसा, डेट और लाइबिलिटी का मतलब ये नहीं है लिमिटेशन से बाहर पैसा, ये सुन रहे हो ना, फॉर एनी डेट और लाइबिलिटी, फॉर एन भाई डेट और लाइबिलिटी का मतलब है लीगली एनफोर्सेबल डेट और लीगली, ये बहुत एक्सप्लेनेशन पढ़नी है हमको, ध्यान रखो। बेयर एक्ट उठाओ और इस सेंटेंस को 4-5 भागों में तोड़ दो, नहीं तोड़ना पा रहे हो तो ये पढ़ लेते हैं एक बार और। कि देखो मैंने तो इसमें बहुत सिंपल कि एक पर्सन ड्रॉ करता है चेक इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और लाइबिलिटी, बैंक का नाम ही नहीं लिखा मैंने, अपन उधर तो क्या पढ़ रहे हैं कि आप चेक ड्रॉ कर रहे हो एक बैंक में जिसने आपका अकाउंट मेन कर रखा है फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और लाइबिलिटी टू अनदर पर्सन वेदर इन होल और पार्ट, एंड द चेक इज रिटर्न बैक बाय द बैंक अनपेड बाय द रीजन ऑफ अमाउंट इन बैंक इज नॉट सफिशिएंट टू ऑनर द चेक, इट एक्सीड्स द अग्रीमेंट अरेंज्ड लिमिट, it is an offense and be punished with imprisonment which may extend to 2 years की punishment रख लो। ये जनरल पनिशमेंट है 2 साल और दो ट्वाइस चेक का, जैसे आपका चेक 25 लाख का है तो 50 लाख का आपके ऊपर पनिशमेंट लग सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन ये दो प्रियंका के लिए और एक पारुल के लिए कि प्रेजेंटेशन डेट शुड बी मेड विद इन 6 मंथ्स और द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, और जैसे ही आपको नोटिस क्या मिल गया, जैसे ही आपको नोटिस मिल गया, इंटीमेशन मिल गया कि आपका जो बैंक, आपका जो वो है, आपका जो चेक है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है, तो आपको 30 दिन के अंदर प्रियंक जो ड्रॉर है, ड्रॉर को क्या देना पड़ेगा, ड्रॉर को नोटिस देना पड़ेगा। यदि ड्रॉर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो वो बाद में आएगा, यहाँ नहीं लिखा, जैसे ही 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, फिर उसके 30 दिन के अंदर मैं एक और बात बता देती हूँ, जैसे ही पारुल ने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया वैसे उसके 1 महीना, 30 दिन नहीं लिखा क्योंकि 1 महीना कुड बी एनीथिंग, 1 महीना कुड बी 28, 1 महीना कुड बी 29, 1 महीना कुड बी 30 और 1 महीना कुड बी 31। अब प्रियंका जैसे इसने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा उसके 1 महीने के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसने पेमेंट नहीं करा इसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, और इसके 1 महीने के अंदर गलती से भी 30 दिन मत लिख के आ जाना, याद रखोगे। ये 1 महीना है, 1 महीना कुछ भी हो सकता है, 1 महीना 28 भी हो सकता है, 1 महीना 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31। कॉज ऑफ एक्शन के 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करेगी, एक बार हैंड रेस करो और बेयर एक्ट उठाओ और पढ़ो सेक्शन को। वो 1 महीना अभी नहीं लिखा हुआ प्रियंका, 1 महीने के वो बाद में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आज ही बता देती हूँ। याद रख लो, पहला 6 महीना 3 महीना, दूसरा 30 दिन प्रियंका की जिम्मेदारी, तीसरा 15 दिन पारुल की जिम्मेदारी, और 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, उसका 1 महीना प्रियंका की जिम्मेदारी, कंप्लेंट फाइल करो, कंप्लेंट फाइल होती है इसकी। ठीक है, बेयर एक्ट उठाओ, सेक्शन 138 पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 3 मंथ्स में वो करना होता है, और ये यहाँ पे 6 मंथ्स भी लिखा हुआ है, जब 3 मंथ्स कम है तो ऑलरेडी फिर 6 मंथ्स क्यों मेंशन करा है? अरे 6 मंथ्स तो मतलब हो सकता है ना, पहले के जमाने में ऐसे कर देते हो 3-4 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये तो अपने भारत देश ने आरबीआई में कर रखा है ना वैलिडिटी। मैम ये अमेंडमेंट से चेंज हो गया, 3 मंथ ही है, आरबीआई का कुछ अमेंडमेंट आया 2011 का, हाँ तो अब थ्री ये भी हो मंथ गया ही कि है हाँ सिर्फ। ये 3 मंथ ही हो गया होगा, मतलब मुझे तो जितना है कि जैसे ये पहले 6 महीने और वैलिडिटी, अब इसको चेंज करके 3 मंथ कर दिया, देखो यहीं कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी दिमाग मत लगाओ क्योंकि अननेसेसरी चीज है, 3 मंथ्स कर दिया तो अपन 3 मंथ का ही दिमाग लगा देंगे, ठीक है। मैम उसमें आपने बोला है कि 30 डेज नहीं 1 मंथ हमने मानना है। हाँ ओके मैम। ये अपने अभी आएगा 142 में, जो अपन पढ़ रहे हैं ना 1 मंथ मानना है, रुको एक सेकंड, अरे यार देखो ये लिखा है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है, देखो कि सच कंप्लेंट इज मेड, सेक्शन 142 में आएगा क्योंकि वहां पे ऑफेंस का वो कॉग्निजेंस लेती है, सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 मंथ ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइज अंडर क्लॉज सी ऑफ 138C। समझ में आया? 1 मंथ लिखा है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया नोटिस के तो आपका कॉज ऑफ एक्शन राइज हो जाता है, उसके 1 मंथ के अंदर आपको कंप्लेन लगानी पड़ेगी विद इन 1। अब सुनो,
अब होती है प्रिजम्पशन, इसके अंदर 2-3 प्रिजम्पशन होगी, वो अपन देखेंगे। जैसे मान लो अ, जैसे अभी चलो एक ही प्रिजम्पशन पढ़ते हैं, अभी पीछे आएगी एक प्रिजम्पशन, वो अपन देखेंगे। यदि मान लीजिए होल्डर के अकाउंट, जैसे मान लो कि मैं कोर्ट में पहुंची बैंक की स्लिप लेके, मैं कोर्ट में पहुंची बैंक की स्लिप लेके, कि मेरे बैंक की स्लिप लेके और मेरे पास में चेक है, मेरे पास में चेक है, तो मैं कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि मेरे पास में जो चेक है ना वो मतलब समझो मेरे पास में हाथ में चेक है 1 लाख रुपीज का, मेरे पास में हाथ में चेक है 1 लाख रुपीज का। तो ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है कि ये 1 लाख रुपीज का चेक जो मुझे दिया गया है, जैसे मान लीजिए मुझे रितिका ने दिया है, तो कोर्ट ये मानेगा कि मुझे ये चेक रितिका ने किसी डेट और किसी पेमेंट या किसी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए दिया हो। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ सुनना, कि यदि मेरे पास में ये होल्डर या मेरे पास में चेक है या होल्डर के पास में चेक है, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगा कि ये जो चेक है ये किसी पेमेंट के, ये किसी लाइबिलिटी के डिस्चार्ज में ही दिया गया होगा। समझ रहे हो? और ये कौन सी प्रिजम्पशन है, ये शेल प्रिजम्पशन है। कौन सी प्रिजम्पशन है, ये शेल प्रिजम्पशन है। मतलब इस प्रिजम्पशन की क्या हो सकती है, कोई बताएगा कौन सी प्रिजम्पशन है ये निकिता? एक होती है शेल, एक कंक्लूसिव, कौन सी रिबटेबल प्रिजम्पशन है लॉ की? रिबटेबल प्रिजम्पशन रिबटेबल है। एक बार हैंड रेज कर दो सबको, कि ऐसे तो हर कोई आके जाके चेक लेके खड़ा हो जाएगा, कोर्ट ऐसे प्रिज्यूम करता रहेगा, बट इट शैल बी प्रिज्यूम, शैल है तो शैल प्रिजम्पशन क्या होती है, शैल प्रिजम्पशन की काट हो सकती है। मतलब सामने रितिका बोल सकती है कि सर ये तो हो सकता है इसने रास्ते में से उठाया हो, पॉसिबिलिटी भी तो है कि इसने रास्ते में से उठाया हो, ऐसा हो सकता है कि इसने चोरी कर लिया हो, तो ये शैल प्रिज्यूम है। तो सेक्शन 139 इंपॉर्टेंट क्या प्रिजम्पशन है तो आती है यहाँ पे, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, शैल बी प्रिज्यूम्ड है, मतलब ध्यान रखिए लॉ की रिबटेबल प्रिजम्पशन है। लॉ की प्रिजम्पशन दो तरीके की होती है, एक होती है शेल, एक होती है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव जो प्रिजम्पशन है वो रिबटेबल नहीं होती है, शेल प्रिज्यूम रिबटेबल हो सकती है। तो ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, अनलेस द कॉन्ट्ररी प्रूव। देखो इसने खुद ने ही लिख दिया कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा जब तक कि कुछ दूसरी चीज प्रूव नहीं हो जाती। क्या प्रिज्यूम करेगा कोर्ट? कि दैट द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव द चेक ऑफ द नेचर रेफर्ड अंडर सेक्शन 138 फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। कि जो होल्डर ऑफ चेक है उसने ये चेक रिसीव किया होगा किसी डेट और लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए, अनलेस अदरवाइज। भाई देखो ये जनरल प्रिजम्पशन होती है, ये प्रिजम्पशन लिखना बहुत मैंडेटरी था कि ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो पहले यही प्रूफ करते रहो, पहले यही प्रूफ करते रहो कि इसने मुझे डेट और पेमेंट, डेट और लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए चेक दिया था, तो सीधी बात इसने लिख दिया शेल प्रिज्यूम। आप लोगों को पता है शेल प्रिज्यूम क्या होता है? शेल प्रिज्यूम में कभी भी कोर्ट पारुल को नहीं बोलेगा प्रूफ लाने के लिए, पारुल को खुद को लाना पड़ेगा। भाई इतना कॉमन सेंस तो मैं मानती हूँ क्लास के अपन एंड में आ चुके हैं, और जो भी बच्चे बीच में जुड़े हैं जैसे मान लीजिए प्रियंका है या अनुराग सर हैं, तो ये थोड़ी छोटे मतलब ये छोटी छोटी नॉलेज तो होगी कि शेल प्रिज्यूम है। तो कोर्ट आपको नहीं बोलेगा, पारुल को कोर्ट आगे बढ़ के नहीं बोलेगा कि पारुल ये तेरे डेटर पेमेंट की लाइबिलिटी के लिए आया है कि बता। यहाँ पे पारुल को खुद को बोलना पड़ेगा कि सर ये डेटर पेमेंट की लाइबिलिटी के लिए नहीं आया, मैं प्रिज्यूम में कोर्ट बोल सकता है, यहाँ नहीं बोलेगा। तो 139 हमने 138 पढ़ा, सेक्शन 139 पढ़ा, इसके केस लॉज एक साथ निपटा देंगे सारे, इसके बहुत सारे दो चार मतलब 15-10 केस लॉज है, सिंपल सिंपल है, अपन निपटा दे। अब देखो मिन्स्ड यानी यहाँ पे चल सकता, सेक्शन 1 ये जो चैप्टर है, ये जो आपका एक्ट है, इसमें मिन्स्ड यानी चल सकता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चेक बाउंस हो जाएगा। समझ रहे हो? ये आप ये वाला डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था सर ये चेक बाउंस हो जाएगा, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने बैंक के साथ इतना अरेंजमेंट कर रखा है। आपको बोल दिया उसने, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, शैल बी एन ऑफेंस, शैल बी डीम्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ऐसे तो हर दूसरा आदमी यही पहुंच जाए। मतलब आप हर चीज हर सेक्शन की महत्वता को समझो, लिखने की क्यों जरूरत थी यहाँ पे कि डिफेंस विच मे नॉट अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138 की 138 का चार्ज लग जाता है, तो आप क्या डिफेंस नहीं ले सकते? इट शैल नॉट बी डिफेंस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट ड्रॉअर, जो ड्रॉअर है, had no reason to believe that he issued the check, that the check may be dishonored on presentment for the reason stated in the section। वो बोल रहा है कि सर मुझे तो रीजन टू बिलीव ही नहीं था जब मैंने चेक इशू किया था
कि जब ये प्रेजेंट करेगा तो ये डिसऑनर हो जाएगा। तो ये डिफेंस आप कभी भी नहीं ले सकते। समझो कितनी अच्छी बात बोले, हर दूसरा आदमी ये डिफेंस लेकर पहुंचेगा। तो इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि आप यदि 138 का चार्ज लगा है तो आप ये डिफेंस ये नहीं ले सकते। सर मुझे तो रीजन टू बिलीव ही नहीं था कि प्रेजेंटमेंट पे, कि मैंने जब चेक इशू किया था उस टाइम रीजन टू बिलीव ही नहीं था कि प्रेजेंटमेंट पे ये चेक क्या हो जाएगा, डिसओनर हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे, क्या ऐसे इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैसे मान लो कि अपन तो 3 महीने में वो कभी भी चेक प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है? तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास में 1 महीने में तो पैसे थे, दूसरे महीने में पैसे थे, इसने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, ऐसा ऐसा फलाना ढिमकाना नहीं, 3 महीने की वैलिडिटी पीरियड है उसका, तो वो कभी भी इशू, कभी भी चेक लगा सकता है। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि सर मेरे पास तो 2 महीने पैसे थे, मेरे पास में तीसरे महीने में नहीं थे। तो ये डिफेंस आपके पास में अलाउ उपलब्ध नहीं है। अब आओ ऑफेंस बाय कंपनीज, इंपॉर्टेंट है, समझे रहो, याद रख लो। अपन इसको कैसे बांटेंगे, 138, 139, 140, 138, 139 और 140 एक साथ पढ़ेंगे। 138 में ऑफेंस की बात की गई है, ठीक है। 139 में प्रिजम्पशन की बात की गई है कि जिसके हाथ में चेक है, जो हेल्ड होल्डर ऑफ चेक है, हम प्रिज्यूम करेंगे कि आपको किसी डेट और लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए ही मिला होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। यहाँ पे शैल प्रिज्यूम है या कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये रिपिटेबल प्रिजम्पशन है। पारुल बोल देना, ऐसे तो आपको कोड गलत लगने लग जाएगा कि सर ये कोड कोड सर ये तो गलत बात है, आप शेल प्रिज्यूम कर रहे हो। तो भाई शेल प्रिज्यूम का पहले मतलब तो समझो, कोड के बारे में गलत धारणा बनाने से पहले किसका, ऐसे तो आपको ये लगने लग जाएगा ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो प्रिजम्पशन को समझने से पहले मतलब समझो तो शेल प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट नहीं बोलेगा तुम्हें सबूत लाने के लिए, आप बोल सकते हो कोर्ट को कि सर ये शेल प्रिज्यूम है, मैं इसकी काट कर रहा हूँ, ये मैंने इसको डेटर पेमेंट की लाइबिलिटी के लिए नहीं दिया था। 140 में आप डिफेंस नहीं ले सकते कि सर कि जब मैंने चेक इशू किया था मुझे तो रीजन टू बिलीव ही नहीं था, ये जब प्रेजेंट होगा तब ये डिसऑनर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 141। ठीक, कंपनी इज ए कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी, कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी। अब मेरा नाम पारुल जैन है, ठीक है, पारुल जैन और एक इनोवेटिव जुडिशियन को एक मान लो एक कंपनी है। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे बात होती है कि चेक इशू हो रहा है, मान लो गरिमा को, चेक पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फॉर इनोवेटिव जुडिशियन को, ठीक है। आशा लगा रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 साल का टाइम पीरियड आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अभी 3 साल का नोटिफाई कर देगा, तो मैं एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, सीधी बात। मैं एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ यदि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का वो कर दिया। तो अपना कुछ नहीं, अपना सेट है कि अपन को इंस्टीट्यूट खोलना है, तो मैंने ऐसे ये जैसे वो होता है ना यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन, तो मैं बता देती हूँ कि इसलिए मैंने बोला इनोवेटिव जुडिशियन को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अच्छा सा खोल के एलएलपी खोल के अपन वो करेंगे। तो यहाँ पे नाम लिखा है फॉर इनोवेटिव जुडिशियन को, यहाँ पे लिखा है गरिमा। मान लो कि चेक बाउंस हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। तो कंपनी बोलेगी मैं, कंपनी देगी, मान लो कंपनी देगी अपने पैसों से, वो बात है। लेकिन इसके साथ साथ कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके साथ में ये पारुल, जो कंपनी को मैनेज कर रही थी, जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कंपनी की इंचार्ज है, इसने भी ऑफेंस कमिट किया है। समझ लो, इसने भी ऑफेंस कमिट किया है। तो देखो पहला पैराग्राफ, इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज द कंपनी, वेल द पर्सन जो ऑफेंस कमिट कर रहा है वो कंपनी है। एवरी पर्सन हु at the time when the offense was committed was in charge, was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company। दोनों को इसने, ऐसा नहीं है कंपनी को इसने दोष मुक्त नहीं कर दिया। इन्होंने बोला कि यदि एक जो सेक्शन 138 का ऑफेंस है वो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? कंपनी के द्वारा। तो ध्यान से सुनना, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। एट द टाइम, ऐसा नहीं है 2 साल बाद पता चल रहा है कोर्ट में कि कंपनी का चेक बाउंस हुआ है, तो उस टाइम की बात नहीं। जिस टाइम ये ऑफेंस कमिट हुआ था, 2 साल पहले का चेक है, उस टाइम ऑफेंस कमिट हुआ था, तो हु इज इन चार्ज, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु वाज इन चार्ज, हु वाज रिस्पॉन्सिबल। इवन दो मान लो अनुराग सर है, अनुराग सर छोड़ के चले गए कंपनी को, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गए। यदि मान लीजिए 2 साल बाद भी पता चलता है, तो हु वाज इन चार्ज, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द कंपनी, अकेला नहीं,
अकेले अनुराग जी नहीं, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to proceed against and punished according. बातें सुनो, ऑफेंस बाय कंपनी, ये सब जगह आपको मोस्टली जगह जहां कंपनी दिखेगी तो सिमिलर ही प्रोविजन दिखेगा, सिमिलर डिट्टो कॉपी पेस्ट प्रोविजन कि when the offense is committed under section 138 and the offense is committed by the company, then all the person who is responsible and in charge of the company at the time of commission of offense shall be guilty as well as the company shall be guilty as well as the company shall be guilty और रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोसीडिंग के लिए। अब देखिए, अब लेकिन मान लीजिए ये भी अब हर चीज ऐसे तो मान लीजिए यहाँ पे पारुल थी, यहाँ पे शिखा थी, यहाँ पे निकिता थी, 3 डायरेक्टर थे हम लोग, तो वी थ्राइस आर लाइक इंचार्ज, ठीक है, हम तीनों ही क्या है इम्पोर्टेंट इंचार्ज है, हम तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मान लो कि पारुल को तो कुछ पता ही नहीं है, पारुल को तो नॉलेज ही नहीं है कि क्या चल रहा है, पारुल को तो नॉलेज ही नहीं है, ये दोनों ने मतलब पारुल के फेक सिग्नेचर करे या कुछ भी करा, इन दोनों ने मिलकर कुछ ऑफेंस कमिट कर दिया, तो पारुल डिड नॉट हैव नॉलेज एंड पारुल को नॉलेज थी ये कुछ कर रहे हैं और ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों चीजें आएंगी इसके अंदर, तो यहाँ पे पारुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे तो तुम हर दूसरे आदमी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दो, तो इन्होंने लिखा प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लाइबल टू पनिशमेंट, nothing contained in this section shall render any person liable to punishment if he proves that the offense was committed without his knowledge। मैंने दोनों चीजें बोली कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, और मैंने बोला कि यदि पता भी है तो आई हैव ट्राइड विद ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट सच ऑफेंस और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ एन ऑफेंस, देन आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, देन आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, एग्जाम में बताऊंगी अब क्या है। अब देखो दोनों चीजें समझ में आ गई, हमने दोनों चीजें पढ़ी है कि यदि कोई कंपनी है, यदि कंपनी के अंदर कोई इंचार्ज है, कोई कंपनी का मैनेजर है, जो भी कंपनी का रिस्पॉन्सिबल है वो सब लाइबल है, कंपनी भी एज वेल एज द कंपनी, इसको नहीं भूलना, एज वेल एज द कंपनी लिखा है वहां पे। फिर नीचे लिखा कि बट इफ एनी पर्सन डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफेंस और ही हैड ट्राइड विद ऑल ड्यू डिलिजेंस टू prevent the offense, prevent the commission of an offense, then he is not responsible। अब 33 क्या क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं कि कोई व्यक्ति, देखो, where a person is nominated as a director of a company by virtue of holding an office and employment in central government, state government or in a financial institution controlled by the central government। देखो क्या होता है, देखो एक अभी मैं सिखा के आई थी, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में कोई हो तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट, मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे मान लो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, या मान लो कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, ठीक है, और इन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, वो इस कारण कि वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर इन कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, मतलब अपने आप ही ऐसे अपॉइंट नहीं हुआ है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, तो वो क्या बन जाता है, कंपनी का डायरेक्ट एक्स ऑफिशियो पोस्ट होल्ड कर लेता है, मतलब ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन जाता है, क्योंकि वो क्या है, सेंट्रल और गवर्नमेंट का ऑफिसर है या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, इन लोगों को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। क्वेश्चन था एग्जाम में, एक डीएम है, एक डीएम है, ठीक है, वो इस कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन क्यों डायरेक्टर है, क्योंकि वो डीएम है, तो आप ये जो ऊपर लिखा ना मैनेजर और इंचार्ज, इसकी श्रेणी में इन लोगों को इंक्लूड नहीं करोगे, तो आओ प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट यदि एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यदि एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी बाय वर्च्यू, ये शब्द सुनना आता होगा समझ में, बाय वर्च्यू किस गुण के कारण, ऑफ हिज होल्डिंग, क्यों उसको कंपनी का डायरेक्टर घोषित किया जा रहा है, क्योंकि उसने कुछ ऑफिस, उसने कुछ एम्प्लॉयमेंट होल्ड कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल है, he shall not be liable for the prosecution under this chapter। एक बार हैंड रेस कर तो समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, सुनो, कि एक व्यक्ति है कंपनी का डायरेक्टर क्यों बना है, क्योंकि उसके उसके पास में कुछ ऑफिस है, उसके पास में कुछ एम्प्लॉयमेंट है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ऑफिस में, किसी स्टेट ऑफिस में, या कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो ओन कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस
बाय वर्च्यू ऑफ, केवल उस कारण से वो डायरेक्टर बना है, तो देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ। Notwithstanding anything contained in subsection 1, where an offence under this act has been committed by a company, and it is proved that offence has been committed with the consent and connivance and attributable and in neglect on the part of director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary shall also be deemed to guilty of offence and shall be liable to proceed against the punished। ये तो सिमिलर चीज लिख रखी है, लेकिन तुम एक चीज इंपॉर्टेंट बता दी थी मैं आपको। जो सबसेक्शन 2 है ना, जब हम सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, यहाँ पे भी वैसे तो एज वेल एज कंपनी है, लेकिन यहाँ पे 90% मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, वहां पे 50-50%। सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 1 पढ़ के आए ना हमने, क्या बोला, यदि एक ऑफेंस कमिट किया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा, तो जो भी इंचार्ज थे, जो भी रिस्पॉन्सिबल थे, एज वेल एज द कंपनी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, ऑफेंस कमिट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, लेकिन ज्यादा गलती किसकी है, विद द कन्वीनियंस, विद द कंसेंट और एट्रीब्यूटेबल, या ज्यादा नेग्लिजेंस किसका है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर, और यहाँ पे शैल ऑल्सो भी लिखा है, लेकिन आप ये मान लो कि शैल भी डीम्ड। ठीक है, यहाँ पे ये मान लो कि 90% जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। आपको यदि रटना हो तो याद रख लेना कि वहां पे 50-50% है, क्योंकि वहां पे लिखा है कंपनी के द्वारा, वहां पे डायरेक्टली लिख दिया उन्होंने कि कंपनी के द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया है, और जो भी व्यक्ति इंचार्ज है, जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पे थोड़ा सा और अग्रावेटेड वर्जन में लिखा है कि कंपनी के द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया, लेकिन विद द कंसेंट, विद द कन्वीनियंस, with the negligence on the part of director, manager, secretary or other officer of the company। तो इन्होंने और स्पेशल लिख दिया कि such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offense and shall be liable to proceed against proceeding about। एक बार हैंड रेस करो, वहां पे थोड़ा सिंपल वर्जन लिखा है, आपको लगेगा सबसेक्शन 1 में भी सेम चीजें लिखी है और सबसेक्शन 3 में 2 में भी सेम चीजें, लेकिन याद कर लो, रट लो। सबसेक्शन 1 में जनरल बात लिख दी इन्होंने, कंपनी ने ऑफेंस कमिट किया है तो इंचार्ज और जो भी मैनेजर है, और सब सेक्शन 3 में थोड़ी सी बड़ी बात लिखी है, कंपनी ने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात की, सेक्रेटरी, मैनेजर, डायरेक्टर, जनरल, सब लोगों की कनीवेंस से, अट्रीब्यूशन से, नेग्लिजेंस से कमिट हुआ है, तो इन्होंने लिखा शैल बी डीम्ड कि 90% तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। परसेंटेज मैंने इसलिए बताया ताकि रट लो इस चीज को, क्योंकि अपन लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि फर्स्ट में भी तो ये बोल के आए थे और लास्ट में भी, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा चीजें लिखी। अब आ जाओ, बहुत बड़ी बात है, एग्जाम का क्वेश्चन था नहीं एग्जाम का क्वेश्चन, किसी को याद है? निकिता, अनुराग सर, जिन्होंने भी पी लिखा है, प्री लिखा है, आरजे, क्या पूछा था, ये पूछा था एग्जाम में। लोग बाग एक्सप्लेनेशन पढ़ के नहीं जाते, ये पूछा एग्जाम में, बाकी तो सब गया बाहर में, इतना बड़ा चैप्टर ये पूछा। डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म, यदि जब मान लो कि कंपनी में तो तुमने डायरेक्टर बोल दिया, फर्म में क्या बोलोगे, पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर को, जो पार्टनर है उसको डायरेक्टर माना जाए, क्योंकि आप ऊपर कंपनी कंपनी पढ़ रहे हो, कंपनी के अलावा भी तो और भी लोग भी तो होते हैं, ट्रस्ट भी तो होती है, पार्टनरशिप फर्म भी तो होती है, तो इन्होंने कहा कि जो पार्टनर है उसको डायरेक्टर प्रिज्यूम कर लिया जाएगा पार्टनरशिप के केस। मैम हाँ मैम इसमें एक जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था ना 2019 का या 21 का पता नहीं, उसमें मैंने, जो हाँ ये आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पर्सन काम कर रहा था वो डायरेक्टर था, तो उसको प्रोसिक्यूशन मेरी कॉपी करें। खुली हुई है ना, तुम्हारे पास में किसी के पास हो तो भेज दो, उस कॉपी में लिखा होगा, दिखा दे तू, लाओ स्क्रीन को एक बार ऑफ कर लो, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है तो वो देखो। ठीक है, ए, मैसर्स राम एंड इंडस्ट्रीज के दो निदेशक हैं, मिस्टर राम एंड द डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अ कंप्लेंट इज फाइल्ड फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इधर सिंपल से पूछा, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन द कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर।
तो मैंने लिखा सेक्शन 141 ऑफ 1881 enumerates regarding the offense by company. If any check is issued by the company got dishonored, then all the person who is under management secretary responsible for the offense. ठीक है, वो सब ये पता नहीं क्या क्या उस टाइम की अंग्रेजी को छोड़ दो, बाहर में जाने दो, 2 नंबर दे दिए वो काफी. But there is a provision in section. If any person holding responsible post or take part in the management due to the organization in finance control owned by the central government, state government, then he is exempted from such liability. What is the liability of DM? ये 2024 की कॉपी नहीं सोचो कितनी गंदी इंग्लिश लिख रही है, 2021 की कॉपी है ये. ठीक है, तो ये प्रोविजन डाल भाई, सेक्शन 141 का प्रोविजन लिख दिया कि यदि ऑफेंस कमिट किया जाता है कंपनी के द्वारा तो सारे पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर है, वो सब लाइबल होंगे. फिर मैंने प्रोविजो भी डाल दिया कि बट इसमें प्रोविजन लिखा हुआ है कि जो कोई भी व्यक्ति है जो उस होल्ड को उस डायरेक्टर में एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड है क्योंकि वो पोस्ट होल्ड करता है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या उसमें जो भी ऑफिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो लाइबल नहीं होगा. तो मैंने लिखा व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ डीएम. डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. सिंपल ही तो क्वेश्चन था, इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन था, तो डायरेक्ट पूछा गया. मैम इसमें सेकंड वाले में लिख रखा है ना कि अगर कंसेंट से किया है तो भी लाइबल होगा वो, तो अगर उसकी कंसेंट से किया है तो फिर डीएम को भी कर देंगे ना तो सब प्रोसिक्यूट. सेक्शन 1 के लिए लिखा है उसमें तो. वन में प्रोविजन इंक्लूड नहीं करेंगे क्या, मतलब नहीं, मैंने मुझे भी जहाँ नहीं पहले लगता है. पढ़ा था ना उन्होंने ऐसे ही बोला था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. क्या पता यार, तत्वा मेरी में इतनी बुद्धि है, मैंने तो लगा दी थी, जितनी बुद्धि दे दी उसने. और किसी की कॉपी हम भी देखी यही लिख देंगे, है? हम और भी यही लिख देंगे, 2 नंबर होता है. लिख देंगे, और तो क्या, फिर सबसेक्शन 2 भी डाल देंगे. फिर भी बहुत ज्यादा दिख रहा है कि विद द कंसेंट विद द कन्वीन, लेकिन तुम ये सोचो ना, यहाँ पे इतनी सारी चीजें कहाँ लिखी है, क्या लिखी. मैम आपने इसलिए सब सेक्शन 1 के हिसाब से उनको लाइबल नहीं बताया. मैंने किसी के, मेरे को नहीं पता सबसेक्शन मैंने कोई सबसेक्शन के हिसाब से नहीं बताया, मैंने 141 के हिसाब से बता दिया डायरेक्ट. 141 का प्रोविजो है ना, 141 के 1 का प्रोविजो के हिसाब से, इसके हिसाब से बता दिया. 141 के 1 के प्रोविजो के हिसाब से लिखा नहीं है सेक्शन नंबर, लेकिन मैं लिखना तो यही चाह रही हूँ, याद नहीं आता था उस टाइम, आ रहा था उस टाइम. ठीक है, तो तुम कैसे बोल सकते हो निकिता, ये भी लिख दो. तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम सेकंड पैराग्राफ भी लिखना चाहती हो क्या, कि जब लिखा है सेकंड पैराग्राफ में कि उसकी कंसेंट उसके कन्वेंस से किया गया है तो लाइबल ठहराया जाएगा, ऐसा लिख दो, हाँ, ऐसा थोड़ी मतलब बात है. उन्होंने ऐसा बोला था, अगर ऐसा नहीं है तो फिर पता नहीं, उन्होंने खुद ही कंफ्यूज कर दिया, फिर जवाब भी नहीं दिया, तो मेरे को कभी कोई समझ ही नहीं मतलब आया नहीं ये. भाई, जहाँ कोई मतलब आधा अधूरा ज्ञान, मतलब तुम ये लिख कर आना एग्जाम में. ठीक है, और भी कुछ पूछे थे क्या एनआई से रिलेटेड, ये भी पूछा था एनआई से रिलेटेड. दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट एनआई का क्वेश्चन आ गया था, सेकंड क्वेश्चन भी एनआई का आया था, थर्ड क्वेश्चन भी एनआई. चलो पढ़ लेंगे, तो अभी अपन अपने पढ़ने के लायक नहीं है ये सब चीजें. मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा. अपन पहुंच गए 141 में. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कुछ बोलता है क्या. कंपनी का मतलब, इसने बोला है ना, ये बोल रहे हैं कंपनी का मतलब कंपनी रजिस्टर्ड अंडर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं है. कंपनी का मतलब सब चीजें हैं, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन, फर्म, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, ये मन में से हटा देना. आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए 141 तो कंपनी के बारे में बोलता है. कंपनी का मतलब इन्होंने फर्म, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, जो भी एक से ज्यादा व्यक्ति है, सबको बता दिया इन्होंने कंपनी. मैं मानती हूँ समझ में आ गया क्या. याद रख लो 141 में सबसे पहले लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल होंगे. 141 के 2 प्रोविजन है. कितने प्रोविजन है, 2 प्रोविजन है. यदि किसी व्यक्ति को पता ही नहीं था या किसी व्यक्ति को पता था और उसने ड्यू डिलिजेंस से ट्राई किया तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. और दूसरा प्रोविजन क्या है, यदि कोई व्यक्ति डायरेक्टर नॉमिनेट है. क्यों डायरेक्टर नॉमिनेटेड है, क्योंकि वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सबसेक्शन 2 कन्वीनियंस, कंसेंट, वंसेंट डाल देना और एक्सप्लेनेशन लिखिए ना. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेशन एंड फलाना ढिमकाना एंड ऑल है, और डायरेक्टर का मतलब जो जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है उसे डायरेक्टर की कैटेगरी में डाल. ये 142 इंपॉर्टेंट है. अब अपन इसको कल पढ़े. कल 6:12 पे लिंक भेज दूंगी. अभी आज मैं सो गई इसलिए मैं सो गई. ठीक है.